नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदार। मध्य प्रदेश की सेंट्रल जेल तोड़कर सिमी के 8 आतंकी भाग गए। यह खबर आपको हफ्ते भर से पता है। उनका एनकाउंटर हो चुका है, आपको यह भी पता है। एनकाउंटर के जांच के आदेश हो गए, आपको यह जानकारी भी अब तक मिल गई होगी। लेकिन आज जो बात हम आपको बताने वाले हैं वो शायद आप अभी तक जान नहीं पाए होंगे। सिमी के वो अंडर ट्रायल आतंकवादी मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों और नेताओं की वजह से भाग गए। जी हां, आपने एकदम सही सुना। वो 8 आतंकी मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों, नेताओं और अफसरों की वजह से भाग गए। जिस भोपाल सेंट्रल जेल में 250 गार्ड्स की तैनाती होनी चाहिए थी, वहां सिर्फ 50 गार्ड्स तैनात थे। क्यों? क्योंकि 50 गार्ड्स की भर्ती नहीं हुई, जगह खाली थी। 70 गार्ड्स ट्रेनिंग लेने के लिए गए हुए थे और बाकी बचे 80 नेताओं और मंत्रियों के घर की चौकीदारी करने के लिए बुला लिए गए थे। सूत्रों के मुताबिक भोपाल की इस जेल में करीब 800 कैदी रखे गए हैं, जिनमें से कुछ बेहद खतरनाक हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पुलिस नेताओं और मंत्रियों के घरेलू मोर्चे संभालने के लिए है? क्या नेताओं और अफसरों ने लाट साहबी के लिए देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं किया? ताल ठोक के आज की बड़ी बहस इसी पर। हम लोग आ रहे हैं, घेराबंदी कर लो, बस आ ही रहे हैं, पहुंच ही गए कच्चे मरी के तरफ, आ ही रहे हैं। ओवर। आपकी बात को मैं पूरी तरह से सच नहीं मानती हूँ कि 80 के 80 लगे हों, लेकिन फिर भी यदि उसमें कुछ सच्चाई है तो कल जो भी हमारे अधिकारी हैं, डीजी और एडीजी और अधीक्षक वगैरह जेल के हैं, उनका भी मैं कल पूरा रिकॉर्ड मंगवा लेना। कल पूरा रिकॉर्ड मंगवाइए और अगर ज़्यादा लगे हैं तो मात्र जितनी 1-1, 2-2 की ज़रूरत है उतने रहेंगे, बाकी हम सब निकाल के जेल की ड्यूटी में लगाएंगे। क्यों लगाया गया वो 80 जवानों जिनकी जेल में ड्यूटी थी, उनको क्यों नेताओं की सुरक्षा के लिए लगाया गया? ये जवाब सरकार को देना होगा और कुल मिला के मुख्यमंत्री का भी इस्तीफा बनता है। ये इतना बड़ा कांड है। क्या मध्य प्रदेश के नेताओं की वजह से भागे 8 आतंकी? इस मामले में भी हमारी मांग ये है कि एक निष्पक्ष जांच हो जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, जिसमें सच सामने आए। लाट साहबी के लिए नेताओं ने किया देश की सुरक्षा से खिलवाड़। मुझे ये नहीं मालूम कि किस किस अधिकारी को किसकी पात्रता के लोगों को रखने की पात्रता है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, जिनको जेल में अंदर होना चाहिए, जिनको जेल के प्रहरी के रूप में है, उनको जेल में होना चाहिए। नौकरी जेल की तो रखवाली नेताओं की क्यों? नहीं, देखिए, ये थोड़ा स्टेट का मामला है, हम उस पर बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। मुझे इतना विश्वास है कि मध्य प्रदेश के सीएम, जो पहली बार सीएम नहीं है, बार बार सीएम बने हैं और सांसद रहे हैं, एमएलए रहे हैं, भारी अनुभव उनके साथ में है। क्या नेताओं की गुलाम है देश की पुलिस? तो आपको बता दें, आज हमारे साथ बात करने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में प्रकाश सिंह जी हैं। स्वागत है प्रकाश सिंह जी आपका। प्रकाश सिंह जी यूपी के, असम के डीजीपी रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि इस देश में पुलिस सुधारों को लेकर जो एक बड़ी बहस शुरू हुई वो प्रकाश सिंह जी की याचिका के बाद शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में केंद्र और राज्य सरकारों को पुलिस में बड़े पैमाने पर सुधार करने का निर्देश इन्हीं की पहल के बाद दिया। हमारे साथ विक्रम सिंह भी आज हैं। वो भी पूर्व डीजीपी हैं, उत्तर प्रदेश के, रिटायर्ड आईपीएस हैं और अब शिक्षाविद हैं और मोस्ट हाईली डेकोरेटेड आईपीएस ऑफिसर के तौर पर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में विक्रम सिंह साहब का नाम भी दर्ज है। स्वागत है विक्रम सिंह जी आपका भी। 2 राजनीतिक पार्टियों से हमारे साथ आज प्रतिनिधि मौजूद हैं। रजनीश अग्रवाल हमारे साथ हैं, वो मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी। जीतू पटवारी हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और इंदौर के रऊ से कांग्रेस के विधायक भी हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वो सचिव भी हैं। आपका भी स्वागत है जीतू पटवारी। सबसे पहले तो मैं रजनीश जी आप ही से जानना चाहता हूं, जेल मंत्री तो बता नहीं पाई, उनसे पत्रकारों ने काफी बार पूछा कि मैडम ठीक से बता तो दीजिए कितने गार्ड वहां पर थे, कितने गार्ड कहीं और थे। उन्होंने तो कहा मैं पता करके बताऊंगी। आप हो सकता है तैयारी के साथ आए हो, पता करके आए हो,
कि कितने गार्ड्स उस जेल में जो तैनात होने चाहिए थे वो मंत्रियों, नेताओं और अफसरों के घर की चौकीदारी कर रहे थे। देखिए रोहित जी, कितने गार्ड कहाँ होने चाहिए ये तो जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनको ही पता होना चाहिए, उनके अलावा किसी को पता नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से जेल की सुरक्षा बड़ी महत्वपूर्ण होती है, कौन प्रहरी कहाँ लगा हुआ है उनको जरूर पता होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई अलग से जानकारी रखने की या पब्लिक डोमेन में डालने की जरूरत है, लेकिन आपने जो आक्षेप लगाया मैं इतना जरूर जानना चाहूँगा कि आपको जो सूची प्राप्त हुई है वो सूची कहाँ की है, कैसी है, कि इतने प्रहरी नेताओं के यहाँ लगे हैं, अफसरों के लगे हैं, वो जरूर पता चलेगी तो मुझे लगता है आपके दर्शकों को भी उसकी जानकारी हो जाएगी। क्योंकि मुझे संशय है कि जिस हिसाब से ये संख्या बताई जा रही है कहीं ये सूची गड़बड़ तो नहीं है, फर्जी तो नहीं है। सर, हमारे रिपोर्टर जो जानकारी देते हैं वो अपना सोर्स रिवील नहीं कर सकते, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर ये फर्जी थी तो जेल मंत्री के सामने जब सवाल रखा गया उन्होंने क्यों नहीं कहा कि फर्जी है? वो बता देती डाटा जो था उनके पास, वो तो मना करती नहीं। उन्होंने कहा कि कल आइएगा चेक करके बताऊंगा। आपने भी देखा रोहित जी, बिल्कुल मंत्री का तो यही होना चाहिए ना कि मैं जानकारी, उन्होंने कहा मुझे नहीं लगता कि ये इतने लगे होंगे, लेकिन मैं जानकारी बुलवाऊंगी और उसके बाद मैं आपसे बताऊंगी। और उन्होंने हफ्ता हो रहा है पूरे देश में एनकाउंटर को लेकर बहस हो रही है, जिस जेल की सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध लग गई, मंत्री को आज तक ये नहीं पता वहां कितने गार्ड तैनात होने चाहिए, कितने थे, और जो नहीं थे वो कहां पर थे। जिनको रोहित जी, जिनको पता होना चाहिए उनको पता है, लेकिन पब्लिक सेंटिमेंट्स को हम इस ढंग से मोड़ दें कि जेल प्रहरी नेताओं के घर पे लगे थे, वो नेताओं की चौकीदारी कर रहे थे, मुझे लगता है थोड़ी सी जाती होगी, अतिरेक हो जाएगा। मुझे लगता है कि जरूर सुरक्षा की जो चूक हुई उस पर चर्चा हो, उसमें कोई इंकार नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ हुई है उस पर चर्चा हो, कोई इंकार नहीं है, लेकिन हम पब्लिक सेंटिमेंट्स को इस ढंग से मोड़ दें और कह दें भैया ये तो नेताओं के यहाँ चौकीदारी कर रहे थे, आतंकवादियों के यहाँ नहीं थे, सुरक्षा मुहैया नहीं थी, मुझे लगता है थोड़ी जाती हो जाएगी। जी ज्यादती है क्या, ऐसा नहीं होता? देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि पुलिस और जेल विभाग अलग अलग हैं। ठीक है। आपके कहने से बहुत से लोगों में ये भ्रम हो सकता है कि जेल की व्यवस्था भी पुलिस के अधीन थी, और ऐसा नहीं होता। ये ज़रूर है कि कुछ पुलिस सीनियर ऑफिसर्स जेल डिपार्टमेंट में डेपुटेशन पे जाते हैं, जैसे कहीं भी जा सकते हैं वो। पहले तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। दूसरी बात, जेल स्टाफ के डिप्लॉयमेंट के बारे में है। देखिए, ये आम तौर पे देखा जा रहा है, क्या वो होम गार्ड हों, क्या वो जेल स्टाफ हो, क्या वो पुलिस कर्मी हों, उनका सही उपयोग नहीं होता, बल्कि उनको अपने ऑथराइज्ड ड्यूटी से जो अधिकृत जहाँ होना चाहिए था उसके अलावा दाहिने बाएं लगाया जाता है। और वो दाहिने बाएं लगाया जाता है, कहीं किसी नेता के साथ लगा दिया, किसी ब्यूरोक्रेट के साथ लगा दिया, कहीं पुलिस अफसर के घर पे लगा दिया, किसी और को ओबलाइज करना हुआ तो उसके यहाँ भी लगा दिया। ये सब बातें चलती रहती हैं। तो क्या पुलिसकर्मी हो, क्या होम गार्ड, क्या जेल स्टाफ, ये मान के चलिए कि अनऑथराइज्ड डाइवर्शन उनका होता है, अपने जो अधिकृत जो उनकी ड्यूटी है उसके अलावा उनको इधर उधर लगाया जाता है, जो गलत है, जिसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और ख़ास तौर से भोपाल सेंट्रल जेल, जहाँ की आप जानते हैं कि जाने माने एक हार्ड कोर टेररिस्ट वहाँ पे हैं, और ऐसे लोग हैं जो जेल से पहले भाग चुके हैं, तो इनकी सुरक्षा में तो कोई कोताही होनी ही नहीं चाहिए थी, और सुरक्षा ऐसी अभेद्य होनी चाहिए थी कि इनके भागने का कोई सवाल ही नहीं है। पर ये तो बड़े आराम से, मतलब ऐसा लगता है कि इनका रास्ता प्रशस्त किया गया, सीसीटीवी कैमरे नहीं काम कर रहे हैं, इनको लंबी चादर मुहैया हो गई, इनको कुछ जेल से के जो यूटेंसिल्स थे उसका इन्होंने हथियार भी बना लिया, ताला भी खोल लिया, और सब कुछ होता रहा। और केवल एक हेड कांस्टेबल की रेजिस्टेंस की रुकावट या का विरोध इनको मिला। कायदे से तो इनको, मतलब पेट्रोलिंग भी जो होती है आमतौर पर 2-2 आदमी साथ रहते हैं, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो हैं उसके मुताबिक अकेले आदमी तो वो होना ही नहीं चाहिए था। तो कहीं मतलब ज़रूर भयंकर चूक हुई है सुरक्षा व्यवस्था में, भयंकर चूक सुरक्षा व्यवस्था में हुई, और कुछ अंदर से मतलब भीतरघात हुआ है, किसी ने उनको फैसिलिटेशन किया है, कोई कोल्यूजन हुआ है, कोई उनको मदद दी गई है कि भाई ठीक है बाहर भाग जाओ। क्योंकि अखबारों में जो रिपोर्टें आ रही हैं उसके मुताबिक वो बड़े आराम से जेल में रह रहे थे और उनको काफ़ी वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था। ये बड़े अफसोस की बात है कि जेल में इस तरह से वीआईपी ट्रीटमेंट वगैरह क्यों मिलता है जाने माने हार्ड कोर क्रिमिनल्स को, आतंकवादियों को। ये बड़े अफसोस की बात है। और मतलब ये तो खैर सिमी के थे। और अभी आप देखिए जिन नेताओं को राजनीतिक प्रश्रय है, अभी शहाबुद्दीन साहब जेल से निकले थे, तो जब जेल से निकले तो मुझे तो ऐसा लगा जैसे कि हेल्थ रिजॉर्ट से निकल रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ करके निकल रहे हैं।
मतलब इतने आराम से उन्होंने जेल में अपना समय बिताया। तो वो इसलिए देख के हम लोगों के मुंह से शहाबुद्दीन साहब निकलने लगता है। हाँ, तो मतलब किसी साहब की तरह ही आ रहे हैं। हाँ, तो इस तरह से जो जेलों के अंदर जो व्यवस्था, वर्तमान व्यवस्था है, उसमें बहुत बहुत दोषपूर्ण हो गई है और उसके अंदर सुरक्षा व्यवस्था की में बहुत ढील है। जब तब मालूम होता है सेलफोन पाए जा रहे हैं और जेल के अंदर बैठ के माफिया डॉन्स अपना साम्राज्य उसी तरह चलाते रहते हैं उनका बाग। तो ये कुल मिला के जेल के अंदर जो व्यवस्था है वो बहुत दोषपूर्ण है और उसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है। ठीक, आपने बड़े स्तर पे इस बात को कहा। मैं वापस इसी विषय के ऊपर लेके आ रहा हूँ। जो रजनीश जी टालने की कोशिश कर रहे हैं, ये पूछ के कि आपको ये जानकारी कहाँ से मिली, और ये कह के कि आप इस मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से कह के। लेकिन क्या ये बयान देकर जीतू पटवारी अपनी सरकार की कार्यकाल के दौरान इतनी बड़ी चूक को ढक पाएंगे? रजनीश अग्रवाल, रोहित, मुझसे बात हो रही है? जी जी, आप ही से बात हो रही है। मैं पूछ रहा हूँ रजनीश जी इन बातों से ढक लेंगे क्या अपनी सरकार की इस लापरवाही को? दो बातें हैं। एक नहीं रोहित जी, बहुत आज आपका जो विषय है तारीफ के काबिल है, और आपने जो आज पॉजिटिव और सकारात्मक बातें हैं इसमें। रजनीश जी पूछ रहे थे आपसे कि ये सूची आपके पास कहाँ से आई। अगर आप मुझे बताएं या मुझे आज्ञा दें तो मैं उनको बता दूं कि कितने प्रहरी किसके यहाँ लगे हैं। मेरे पास पूरी सूची और ऑथेंटिक सूची है। इसमें मुख्य सचिव जेल, दो पूर्व जेल मंत्री, इसमें जेल के अतिरिक्त जेल महानिदेशक और जगदीश देवड़ा और अंतर सिंह आर्य, दो जो जेल मंत्री इससे पहले रखे उनके यहाँ, और ऐसे कई तमाम नेता और अधिकारी है जिसके यहाँ पर करीब अलग अलग 20 से लेके 3 कर्मचारी जेल के लगे हैं रजनीश। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अभी जिस तरीके से प्रकाश सिंह जी कह रहे थे, आज जो विषय आया है ये है कि जेल मंत्री ने एक बयान दिया था कुछ समय पहले कि जेल में वो सब चीज़ें मुहैया होती है मध्य प्रदेश की जेलों में जिसकी प्रतिबंधात्मक है और हम इसको नहीं रोक सकते। यही जेल मंत्री जो अभी कुसुम मेंदेले हैं उनका ही बयान है। आप चाहो तो उसकी भी सीडीए में आपको पहुंचा सकता हूं। तीसरी बात, हमारा सवाल कांग्रेस पार्टी का शुरू से यही रहा कि जो हमारे आरक्षक जिसकी हत्या हुई वो की तो आतंकवादियों ने, पर उसके लिए दोषी गैर इरादतन क्या सरकार या उसका नुमाइंदा नहीं है कि जिसके लापरवाही के कारण इतनी बड़ी घटना हुई। और वो तो अच्छा हुआ पुलिस विभाग का कि उसने एंड टाइम पे उनको पकड़ के 4 घंटे में शूट आउट कर दिया। अन्यथा कितनी बड़ी घटना करते अजहर मसूद जैसी, क्या संसद पे उसने हमला किया, ऐसी कोई घटना हो जाती तो फिर सरकार क्या करती। पर फिर भी उन पुलिस विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को मैं बधाई देता हूं। पर रोहित, आज विषय बहुत अच्छा है। मध्य प्रदेश में 40% जेलों में कर्मचारी ही कम है। जिस भी जेल विभाग के कर्मचारी 40% भर्तियां ही नहीं हुई अधिकारी और छोटे कर्मचारियों की। ये मध्य प्रदेश की 12 साल की सरकार की उपलब्धि है। तो मैं समझता हूं कि जिस तरीके से 3500 कैदी है उस जेल में, 2600 कैदी की रहने की आवश्यकता है, उसकी कैपेसिटी है रोहित जी। तो मैं समझता हूं कि हर दृष्टि से सरकार ने लापरवाही की है। पर सकारात्मक पहलू यह है कि इतने कम कर्मचारियों में भी जेल विभाग अपना काम कर रहा है। मैं समझता हूं उनको साधुवाद देना चाहिए। ठीक है, पर दुर्भाग्य है इनकी क्रिटिसाइज इस सरकार का करना ही चाहिए रोहित। ठीक कि एक तरफ तो इतने अनुभवी मुख्यमंत्री हैं और जेल मंत्री को ये पता ही नहीं कि 10 बजे तक की ये घटना हो चुकी है। ठीक है, इतना अनुभवहीन जेल मंत्री बनाया। ठीक है, मैं समझता हूं ये सब बातें भी पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। ठीक ठीक, रजनीश जी आप बोले, फिर मैं विक्रम सिंह जी से कमेंट लेना चाहता हूं। देखिए, मैं वही सवाल बार बार उठा रहा हूं क्योंकि जिन सूची की लोग के बात हो रही है वो सूची जरूर उसको अधिकृत तौर पर अगर कोई कहीं से प्राप्त हुई है तो जरूर बताया जाना चाहिए। भोपाल में बैठे हैं, क्योंकि मुझे लगता है जब संख्या विधिवत बताई जा रही हो तो कहां से जारी हुई है, नहीं इसीलिए सवाल सारे अखबारों में छपी हुई है और आपको लगता है कि सरकार इसकी लिस्ट बना के देती है होनी चाहिए। हमने किसके घर कितने लगा रखे हैं, की हुई कोई सूची बता दी जाए, टाइपिंग की हुई सूची बता दी जाए और आरोप लगा, मैं इंकार नहीं कर रहा हूं। और बाकायदा अगर किसी की कोई ड्यूटी लगी है तो कोई फर्जी तरीके से तो नहीं लगी होगी ना। मुझे लगता है कि केवल आपको इससे भी बड़ी बात बता देता हूं, आरोप लगा देने से जीतू भाई कोई बात सच नहीं हो जाती। मैं आपको इससे भी बड़ी बात बता देता हूं, नहीं हो जाती। आप इस कार्यक्रम में आने से पहले लगा देंगे और आपने वो किया नहीं किया मुझे नहीं पता, छूट जाए, मुझे लगता है कि बात को कहीं ना कहीं कमतर आंका जाएगा। रजनीश जी, आपने इस कार्यक्रम में आने से पहले तैयारी किया नहीं की मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जरूर की और मैंने
एक बड़े अफसर से इस बारे में बात की, उस आधार पे मैं आपको बता सकता हूं सर। तैयारी का मतलब सर ये सुन नहीं होता लीजिए, कि कुछ भी हम कोई सर भी सुन सूची पढ़ लीजिए, लें, सर कोई भी सुन सूची लीजिए, पढ़ दें, तैयारी का मतलब ये नहीं होता। सर पूरी बात अगर सुन लीजिए, अधिकृत तौर पर कोई सूची आई हो, रजनीश जी उसके पूरी आधार बात पर सुन बातचीत लीजिए, हो। पूरी बात सुन लीजिए, पूरी तैयारी के साथ मैं पूरे अधिकार के साथ ये बात कह रहा हूं कि मैंने जिस अधिकारी से बात की उन्होंने कहा कि साहब जिनके यहां लोग भेजे जाते हैं वहां से ये भी रिक्वेस्ट आती है ऐसा आदमी भेजना जिसको ड्राइविंग करनी आती हो। तो आप समझ रहे हैं कि उनको एक चौकीदार भी चाहिए, उनको ड्राइवर भी चाहिए, और वो भर्ती कहां हुआ था? जेल सुरक्षा में। देखिए बिल्कुल आपके सवाल वाजिब हो सकते हैं, मैं बात इंकार नहीं कहा, मैंने कहा कि जो मूल सवाल हैं वो उठना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से पब्लिक सेंटीमेंट्स को इस ढंग से मोड़ा जाए कि नेताओं के यहाँ चौकीदारी कर रहे हैं, मुझे लगता है थोड़ी सी जाती होगी। अगर यहाँ के जो जेल प्रहरी हैं और उनकी ड्यूटी कहीं और लगाई जाती है, एक बात तय है रोहित जी, अगर कोई ड्यूटी लगाई जाती है तो ऑन पेपर उस पर ड्यूटी चार्ट बना होता है कि किसकी ड्यूटी कहाँ है। अवैध रूप से तो कोई ड्यूटी नहीं लगा दी जाती है, आपको लेके आना चाहिए था ना, वो पेपर आपको लेके आना चाहिए था अपनी सरकार से, सारी चीजें आपको कहना चाहिए था अपनी जेल मंत्री को कि मैडम आपने तो सवालों के जवाब दिए नहीं, मुझे जवाब देने पड़ेंगे, मुझे दे दीजिए कागज। हमें तो जानकारी है, बताइए ना सर कितने प्रहरी हैं उस जेल में तैनात? बता रहे हैं वो ठीक बताइए सर उस जेल में कितने प्रहरी तैनात थे? आप आंकड़े जो बता रहे हैं सर आपका आंकड़ा सही मान लूंगा, आप बताइए कितने प्रहरी तैनात थे उस जेल में, कितने कैदी हैं उस जेल में, बता दीजिए आज। कहीं बड़े हैं सर, बता दीजिए बड़े हैं उस जेल में कितने कैदी थे और कितने प्रहरी तैनात थे? संरक्षण सिमी को देने वाले लोग हैं, जो बौद्धिक संरक्षण देने वाले लोग हैं, उन पर सवाल क्यों खड़े नहीं किए जा रहे? ये पॉलिटिकल गिमिक ना चल नहीं पाएगा कहीं बैठे लोग मदद सर, ये कर रहे हैं, पॉलिटिकल गिमिक चल नहीं पाएगा। प्रैक्टिकल सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, आपके पास उसका जवाब नहीं है तो आप बता दीजिए, हम समय जाया नहीं करेंगे। छोटे मोटे मुद्दों पर जाकर हम कहीं मूल मुद्दों को, सर ये छोटा मुद्दा नहीं है, ये छोटा मुद्दा नहीं है, आप इसे कह के अपनी नाकामी पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। विक्रम सिंह साहब, क्या ये छोटा मुद्दा है कि आप जेल सुरक्षा में तैनात लोगों को नेताओं के यहाँ, मंत्रियों के यहाँ, अफसरों के यहाँ ड्यूटी पे लगा देते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि ये बड़ा छोटा सा मुद्दा, इस पर बात नहीं होनी चाहिए कि अगर जेल में कोई लापरवाही हुई है तो वो सामान्य घटना नहीं है, राजद्रोह तक का मामला बनता है। रोहित जी, हमारे मुख्यमंत्री ने कोई सामान्य घटना नहीं बताया उसको। मुझे लगता है कि रोहित जी ये सामान्य छोटा मामला नहीं है, ये बहुत ही गंभीर मामला है। अब अगर मेरे राजनीतिक मित्र मुझे मौका दे बोलने का तो मैं अपनी बात कहूं, रजनीश जी अगर मौका दे तो मैं अपनी बात प्रस्तुत करने की कोशिश करूं। बोलिए विक्रम सिंह जी, बोलिए। रोहित जी ये बहुत ही गंभीर मामला है, राष्ट्रहित से जुड़ा हुआ है और जनशक्ति का दुरुपयोग, और इस परिमाण में ये सुना माननीय प्रकाश सिंह साहब ने ये बात कही 1-2% का दुरुपयोग कहीं होता था तो उस पर नजरअंदाज किया, हालांकि नजरअंदाज वो भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर 80 कर्मचारी अन्यत्र लगाए गए हैं और जेल की सुरक्षा में ही सेंध लग गई तो जनता के सेंटिमेंट को गुमराह करना नहीं है और किसी तरह के डिरेल करना नहीं। सारे चैनल्स में यही विषय लिया जा रहा है और अगर आप इसके बारे में वाकई गंभीर हैं तो कह दीजिए कि यह सूची गलत है, लेकिन अगर यह सूची गलत नहीं है, अगर गलत भी हो तो इसके बारे में आपको स्पष्टीकरण देने का औचित्य है। और इतनी बड़ी संख्या में अगर जनशक्ति का दुरुपयोग हुआ हो तो ये मान के चलिए कि जेल की सुरक्षा को आपने तिलांजलि दे दी। और जिन अधिकारियों के यहाँ अनधिकृत रूप से ये जनशक्ति लगी है उनकी न सिर्फ तनख्वाहों से अब अग्रिम कटौती होनी चाहिए, क्योंकि इसका कोई औचित्य नहीं है कि जेल स्टाफ जो सुरक्षा के लिए लगा है वो उनके यहाँ रनर, ड्राइवर या कुक या मैसेंजर के रूप में काम करे। और अगर इन्होंने गलत इसकी नियुक्ति की है तो इसके 3 परिणाम होने चाहिए। रिकवरी उनकी सैलरी से, लघुदंड जिसमें कि आपकी एडवर्स एंट्री, और तीसरी इसके बारे में कि जेल की जब तक नफरी पूरी न हो तो आपकी भर्ती जिसमें कि 50 की जनशक्ति पूरी की जाए, ट्रेनिंग इस परिमाण में लगाया जाए कि सेंट्रल रिजर्व से उनकी आपूर्ति की जाए जिससे कि जेल की सुरक्षा को प्रभावित ना हो, और तीसरे ऐसा बफर रखना चाहिए कि दिवाली ऐसे मौके पे ये भी बताया जाता है अनावश्यक रूप से बहुत ज्यादा जितने की अधिकृत थे उससे ज्यादा अवकाश दिए गए, तो आपकी नफरी इतनी कम हो गई थी कि जेल की सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ और ये दुर्घटना हुई कि सिमी के आरोपी जेल की दीवार फांद करके बाहर हुए। लेकिन इसमें यह भी सही है जैसा कि प्रकाश सिंह साहब ने कहा कि क्या कंट्रोल रूम पर उन्होंने कब्जा किया, बिजली उन्होंने ऑफ की, चाबियां उन्हें मिली या चाबियां उनके द्वारा तैयार की गई। ये एक बहुत गंभीर त्रुटियों की एक श्रृंखला है, एक त्रुटि नहीं है, त्रुटियों की पूरी श्रृंखला है जिस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि किस प्रकार सीसीटीवी, बिजली, डुप्लीकेट चाबी, चद्दर का मिलना और ये पूरी कार्रवाई संभव हो। सर आपने जो फर्स्ट हाफ में बातें कही अपने वक्तव्य के वो बड़ी आदर्श स्थिति वाली बातें लगती हैं, और जो सेकंड हाफ में बातें कही आपने, प्रकाश सिंह जी मैं आपसे इस पे कमेंट चाहता हूं। 5-6 दिन हो चुके हैं,
क्या केवल इस बात पे अपनी पीठ थपथपा के कि हमने एनकाउंटर कर दिया, हमने ऑन द स्पॉट फैसला कर दिया, क्या इस बात को ढका जा सकता है कि हमने जेल में कितनी बड़ी लापरवाही की? देखिए, पूरे जो घटनाक्रम है उसके दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक तो जेल ब्रेक, जेल से कैसे भागे, जेल की सुरक्षा में क्या ढिलाई हुई, और दूसरे एनकाउंटर जिन परिस्थितियों में हुआ वो कहाँ तक सही थी या उस पर कहाँ तक सवालिया निशान खड़े होते हैं और किन मुद्दों की जांच होनी चाहिए। दोनों अलग अलग पहलू हैं, एक एनकाउंटर का पहलू, एक जेल ब्रेक का। अगर हम जेल ब्रेक की बात कर रहे हैं तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और देखिए, पुलिस रिफॉर्म की फिर भी रिफॉर्म भले ना हो पर चर्चा होती है, जुडिशल रिफॉर्म भले घिसट रहा हो पर उसकी भी चर्चा होती है, पर जेल रिफॉर्म की कोई बात ही नहीं करता है। जेलों की जो दुर्दशा है कि कुछ कहने को नहीं। और मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अपनी जो एनुअल रिपोर्ट्स लिखता है उसमें बराबर संक्षेप में ही भले पर इसका उल्लेख करता जा रहा है किस तरह से ओवर क्राउडिंग है। इसके अलावा जनता के सामने अखबारों के द्वारा हर महीने किसी न किसी जेल का स्कैंडल सामने आता है कि फलाना माफिया डॉन था और जेल के अंदर से ऑपरेट कर रहा था, या फलाना जेल के अंदर से 20 सेलफोन बरामद हुए इत्यादि। ये हर महीने की खबर में छपती रहती है। पर जेल में सुधार जो व्यापक होने चाहिए, वहाँ की जनशक्ति पूरी होनी चाहिए, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, और मतलब जो अंडर ट्रायल्स इतने दिनों तक रहते हैं वो क्यों रहते हैं? भाई कन्विक्ट रहें, जो सजा याफ्ता है उनके लिए जेल बनी थी, पर यहाँ तो अंडर ट्रायल्स की संख्या उनसे ज़्यादा है। और कुछ अंडर ट्रायल्स ऐसे हैं जिनको कि अगर जिस अपराध में वो पकड़े गए हैं उसकी जो सजा है उससे अधिक समय उन्होंने जेल में ऐसे बिता दिया। तो जेलों के अंदर बड़ी हालत बहुत खस्ता है। और कुल मिला के देखिए, अगर आप एक व्यापक दृष्टिकोण लें तो देखिए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 4 स्तंभ पे खड़ा होता है। एक तो पुलिस है, दूसरा प्रोसिक्यूशन है, तीसरा जुडिशरी है और चौथा जेल है। ये 4 खंभों पे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम खड़ा होता है, और ये चारों खंभे चरमरा रहे हैं, क्रैक्स आ गए हैं, टूट रहे हैं। और मालिमत कमेटी जब बैठी थी तो मालिमत कमेटी ने पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हवाला देते हुए कहा था, और ये 15 साल हो गए करीब, कि साहब द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ द कंट्री इज कोलैप्सिंग शब्द थे जस्टिस मालिमत के। पर उनकी रिपोर्ट को एमनेस्टी इंटरनेशनल ले और ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने इतनी ऐसी की तैसी की कि सरकार भी डर गई और कही अच्छा भैया बैकफुट पे चले गए, और उस रिपोर्ट को उन्होंने दफ्तर में उसको दाखिल दफ्तर कर लिया और उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। उससे भी ज़्यादा विकट स्थिति ये है कि हमारा वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और दूसरी तरफ हम एनकाउंटर करके अपनी पीठ थपथपाते हैं। ये कहते हैं कि उनको पकड़िए जो सिमी के आतंकवादियों को बौद्धिक संरक्षण देते हैं। रजनीश जी, बौद्धिक संरक्षण देने वालों पे तो रोज बहस होती है, लेकिन उसका व्यवहारिक पहलू क्या है उस पर जवाबदेही आपकी बनती है। आपकी सरकार के रहते उस व्यवस्था के दौरान, उस व्यवस्था के बीच से कैसे वो आतंकवादी इतने खूंखार जेल से निकल भागने में कामयाब हो गए।